सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जो फ्रिक्शन में कवर करा है वो फ्रिक्शन के टाइप्स, उसके लॉस, इंक्लाइंड जो है मोशन के दौरान फ्रिक्शन। अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फ्रिक्शन था, मैंने पहले भी बताया था और फिर से बता दूं, जो फ्रिक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमेशा क्या होता है कि जो चीज़ किसी सरफेस पे मूव कर रही है, एक तरीके से स्लाइड कर रही है, तो स्लाइड करने की वजह से फिर क्या हो जाता है वहाँ पर कि उसका ज़्यादा पार्ट चूँकि ग्राउंड के टच में होता है, इस वजह से वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि वहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा लगेगी। एक उदाहरण मैं आपको बहुत सिंपल सा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे ये है स्केल आपके सामने रखा है, आप इस स्केल को अगर हम जो है इस तरीके से मूव करें तो देखिए थोड़ा सा आपको जो है फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करा, दूसरा काम ये कर दिया, ये दो पेन है, ठीक है, और अब इन दोनों पेन पे अगर मैं जो है एक तरीके से करूँ, जो है इस स्केल को मूव कराऊँ, तो अब ज़्यादा आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। यानी कि अगर कोई गाड़ी जो है बनाई जाए जो स्लाइड करे केवल सरफेस पे, तो वो ज़्यादा फ्यूल लेगी। क्यों? क्योंकि स्लाइड करने के बाद दौरान जो कांटेक्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर वो रोल करती है, पहियों पर चलती है, तो ऑटोमेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम लगती है, तो फ्यूल कम लगता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन ड्यूरिंग द स्लाइड है ना, फ्रिक्शन और रोलिंग में क्या होता है? फ्रिक्शन रोलिंग में, है ना। तो अब इसको समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि एक जो रोलर है, और रोलर के साथ दो काम होते हैं, एक तो पुल और दूसरा पुश। यानी कि एक रोलर है, रोलर, एक पुश है और एक दूसरा पुल है। तो अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए, पुश करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा रोलर को या फिर पुल करने में ज़्यादा फोर्स लगेगा? यानी कि जो पुल करने का मतलब ऐसे, ये ठीक है, ऐसे ज़्यादा फोर्स लगेगा या फिर ऐसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऐसे ज़्यादा फोर्स लगेगा या फिर ऐसे ज़्यादा फोर्स लगेगा? तो ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है कि जो है पुश और पुल करेंगे तो कैसा फोर्स लगेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम सबसे पहले तो बनाते हैं कि मान लो जो है कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, रोल हो रहा है किसी सरफेस पे। ये रफ सरफेस है, थोड़ा रफ सरफेस का मतलब रोड खराब है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि ये वर्टिकल एक्सिस इसकी मान ली हमने, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। फिर आपने क्या करा, इस तरीके से खींच रहे हैं आप, है ना। ये पुली, ये जो है ये एक तरीके से हम लोग सबसे पहले जो है, आप इधर इसको थोड़ा सा करेक्ट करके इसको पुल लिख लीजिए, फिर इसको पुश कर लीजिए। ये पुश हो गया, और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं पुल की। तो पुल, और ये क्या हो गया, पुश हो गया। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप खींच रहे हैं। ये मान लेते हैं इसका मास है, ठीक। तो ये रफ सरफेस हो गया, है ना। और अब इसको इस तरीके से फोर्स आप लगा रहे हैं, मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। तो इस तरीके से रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कितना फोर्स लग रहा है, तो देखिए आप कैसे बताएंगे कि कैसे क्या फोर्स की सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो इसको हम लोग ज़रा थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इसमें रोलर नहीं लेंगे। हमने ये वर्टिकल एक्सिस ले ली, ठीक है, और मान लेते हैं इस पॉइंट से आप ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ये एंगल कितना बन रहा था, थीटा। तो वेट हमेशा कहाँ लगता है? सरल। वेट कहाँ लगता है? हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, mg। और रिएक्शन फोर्स नॉर्मली कहाँ लगती है? ऊपर की तरफ लगती है। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और फ्रिक्शन, अब अगर चूंकि ये देखो मोशन इधर हो रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट। ये देखो फ्रिक्शन लगा, यहाँ पर एफ एस लग रहा है,
ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस एफ को दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अगर ये थीटा यहाँ से बन रहा है यानी कि ये बेस हो गया, ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, एफ कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो गया, एफ साइन थीटा। ठीक है, ये ऐसे इसको आप कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए परपेंडिकुलर, तो ये एफ कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा हो गया। अब अगर हम आपसे बात करें तो आर प्लस एफ कॉस थीटा मिलकर वेट संभाल रहा है ना, ये देखो इन दोनों में ये लग रहा है। तो फ्रॉम फिगर आर प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, एम जी। ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर निकाले तो कितना हो गया, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, है ना। आर, ये आर प्लस एफ कॉस थीटा मिलके वेट को यहाँ पर क्या कर रहा है, संभाल रहा है। ठीक है, और अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि आपको एक चीज़ ये मालूम है कि एफ एस बराबर कितना होता है, म्यू एस आर होता है। ठीक है, एफ एस बराबर क्या होता है, म्यू एस आर होता है। ठीक, तो एफ एस बराबर म्यू एस आर का मतलब हो गया, म्यू एस और आर की वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। कितनी आ गई, एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो आपका एक तरीके से पुल की, पुश की, सॉरी ये तो पुल हो गया। अब हम लोग पुश की बात करते हैं। पुश का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कोई रफ सरफेस है, ठीक, और यहाँ पर कोई रोलर है, तो पुश का मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे, और ये इसकी वर्टिकल एक्सिस है। पुश का मतलब जो होता है धक्का देना, यही तो होता है ना। आप जब धक्का इधर दोगे तो फ्रिक्शन कहाँ, इधर इसके जैसा अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ हमको। आप जब इधर लगाओगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा और ये वाला एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो ये रफ सरफेस है, कोई बात दिक्कत। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर जो है आपने इसी वाले डायग्राम को थोड़ा सा, ये वर्टिकल एक्सिस बना ली, ये है, और यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये ध्यान रखना, ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो आप जब कंपोनेंट बनाओगे इस एफ के, तो ये वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा, एफ साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, एफ कॉस थीटा, और आप इसको आर डैश मान लो। ठीक है, वेट हमेशा कहाँ लगता है, नीचे काम करता है, और फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, हमेशा मोशन के, ठीक है, हमेशा मोशन के अपोजिट काम करता है। अब इसकी इक्वेशन चलो बना के देखते हैं अपन, तो कैसे बनेगी। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो जो आर डैश अकेला हो गया, क्योंकि एफ कॉस थीटा और एम जी की डायरेक्शन एक हो गई। शरत, आर डैश देखो ऊपर जा रहा है, एफ कॉस थीटा नीचे लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो आर डैश की वैल्यू जो है वो एफ कॉस थीटा माइनस कितनी हो जाएगी, एम जी के बराबर हो जाएगी। अब देखो एफ एस चूँकि आर डैश पे डिपेंड करता है, तो एफ एस को एफ एस डैश कह दीजिए, है ना। तो अगर अब जगह आप जानते हैं, सिंस एफ एस डैश इक्वल टू म्यू एस, म्यू एस, और आर डैश का मतलब क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी। आर डैश की यहाँ पर जो है, सॉरी ये एफ एस डैश था ना, तो एफ एस डैश की वैल्यू निकालना, सॉरी। तो जब एफ एस डैश की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एस डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एस रखा रहने दो, और आर डैश की वैल्यू कितनी है, ऑफ एफ कॉस थीटा माइनस एम जी। इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत। एफ एस डैश इक्वल टू म्यू एस एफ कॉस थीटा माइनस एम जी आ गया, और एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिख रहे हैं कि नहीं दिख रही हैं। तो आप इस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि जो एक तरीके से एफ एस की वैल्यू जो है वो एफ एस डैश के कंपेयर में कम आएगी, क्योंकि वेट जो है कुछ क्या है, कम है। देखो वेट में एफ कॉस थीटा घट रहा है, यानी कि पुल करने में ऑब्जेक्ट को आपको क्या लगेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना
पड़ेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप इसको ध्यान रखें कि हमेशा Fs इज़ ऑलवेज लेस देन, इसको ऐसे मैं कर देता हूँ, Fs इज़ ऑलवेज लेस देन Fs डैश, दैट इज़ वाई to pull an object is easier than to पुश करने से पुल करना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक है। अब चूंकि देखो ये mg की डायरेक्शन में F cos थीटा काम कर रहा है ना, इस वजह से अब भारी नहीं हो गया ज़्यादा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर mg के अगेंस्ट अलग डायरेक्शन में F cos थीटा था तो हल्का लग रहा था। पुल करना इसीलिए कोई चीज़ ऐसे ऐसे करो, अपनी तरफ बुलाओ, खींचो, आसान होता है। ठीक है। और ऐसे उसको ऐसे ऐसे धक्का दो, टिप्पल होता है। ठीक है। तो ये सारी बात समझ में आ गई। तो अब फ्रिक्शन क्या है कि फ्रिक्शन में और भी कुछ चीज़ें हैं कि फ्रिक्शन एक तरीके से हम कह सकते हैं जितना अच्छा है उतना बुरा भी है हमारे लिए। फ्रिक्शन अच्छा क्यों है? अगर फ्रिक्शन ना हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ एक जगह पे स्टेशनरी कंडीशन नहीं रह सकती, सब कुछ मूव करेगा। एक सरफेस पे दूसरा फिसल रहा है, जहाँ एक कदम तुमने आगे बढ़ा पता नहीं कहाँ खिसक पहुँच जाओगे। और फ्रिक्शन एविल भी है। वो एविल क्यों है, दानव क्यों है, राक्षस क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से टायर घिस जाते हैं, चप्पल घिस जाती है, लुब्रिकेशन का ऑयल डलवाना पड़ता है इंजन में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से दुनिया बैलेंस है। अगर दुनिया में बुरे लोग ना हो तो अच्छे लोगों का कोई महत्व नहीं है, और अच्छे लोग ना हो तो बुरे लोगों का महत्व नहीं है। ये बैलेंस है। अगर अच्छा कम हो जाए, बुरा ज़्यादा हो जाए तो कलयुग आ गया। समझ रहे? अच्छा ज़्यादा हो जाए, बुरा कम हो जाए तो सतयुग आ गया। और फिर अच्छा और बुरे में सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आ जाता है अपने। समझ गए? तो जो अच्छा था सतयुग में क्या होता है कि अच्छा सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। ये जो है ये वो तुम्हें नहीं बनाना है। ठीक है। ये मान लिया अच्छाई का ग्राफ है, ये अच्छाई का ग्राफ है। गुड। इस दौरान जो ये रहता है बैड, वो कितना कम है? ये सतयुग है। फिर धीरे से क्या होता है जब आप पहुँचते हैं त्रेता में, तो देखो अभी कितना पिलर था, 1 2 3 4 पिलर थे, अब ये 3 पिलर हो गया। और ये जो आपका एक तरीके से कह सकते हैं, मान लेते हैं कि 1.5 पिलर हो गया। सपोज ये बैड है और ये गुड है, कोई दिक्कत? फिर इसको और ज़रा बढ़ाओ। अब जब इसको और हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो है 3 से 2 पिलर हो गए। इक्वल हो गए। समझ गए? अब इसमें जो है ये देखो 1 पॉइंट जो है, मान लो ये जो बैड वाला था थोड़ा ग्राफ बढ़ गया और गुड वाला केवल 2 में रह गया। और जो आखिरी वाली कंडीशन है उसमें जो है ये तो गुड जो है अगर 2 था तो 2 से कम ही हो जाएगा कोई, जो बैड है लेकिन इसके बराबर से है, और धीरे धीरे बैड अब बढ़ेगा। तो बैड धीरे से चौथे नंबर पे पहुंच जाएगा, और अंतिम जब स्टेज आएगी कहते हैं उसकी, किसकी? कलयुग की, और ये केवल पहले नंबर पे रहेगा। तो गुड की सिचुएशन ये हो जाएगी कलयुग में, और बैड की हो जाएगी। वही हो रहा है, धीरे धीरे बिल्डिंग घट रही है, और ये बिल्डिंग बैड वाली क्या हो रही, बढ़ रही, बुरे लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये ग्राफ है, खैर ये फिजिक्स का ग्राफ नहीं है, आध्यात्मिक ग्राफ था। इसलिए अच्छे काम करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तो ठीक, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, यानी कि ज़रूरी भी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम है, और है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक। अब इसके बाद आता है कुछ चीज़ें हैं जिससे फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं। जैसे पॉलिशिंग कर दी जाती है।
पॉलिशिंग करने से क्या होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसके अलावा जो है दूसरा तुम्हारे पास जो ऑप्शन, जैसे एग्जांपल दीवार से समझ लो, दीवार में ऑयल पेंट हो तो फिर वो देखो कितना हाथ ऐसे करो फिसल जाएगा, और केवल चूना पोत दो, है ना। तो दूसरा होता है तुम्हारा लुब्रिकेशन, जैसे जो भी तुम्हारा जो है चेन है बाइक की, स्कूटर की, बाईसाइकिल की, तो उसमें क्या करते हैं, अपना ग्रीसिंग अपन करते हैं बैरल में, है ना। तो उससे क्या होता है, लुब्रिकेशन रहता है, तो जंग नहीं लगती है, फ्रिक्शन कम रहता है। ठीक, इसी प्रकार और भी चीज़ें हैं, जैसे मटेरियल भी प्रॉपर सेलेक्ट करे जाते हैं। जो रोटेशन वाली चीज़ें होती हैं उसमें बीरिंग लगी होती है, इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, फिर एक स्ट्रीम लाइनिंग भी होती है, ठीक है ना। जो स्ट्रीम लाइनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखा होगा एरोप्लेन का जो शेप है उससे जैसा दिख रहा वही क्यों है, एरोडायनेमिक क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो जो है हवा के संपर्क में, जो सामने से हवा आती है उसके संपर्क में कम रहता है, एरोडायनेमिक शेप के कारण। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो जैसे वो भी देखी होंगी, जो वो वाले फाइटर प्लेन होते हैं बहुत नुकीले होते हैं आगे की तरफ, हवा समझ रहे हैं, क्योंकि वो हवा काटते हैं। और जो विंग्स होते हैं जो उसके, वो विंग्स क्या है, ऊपर या नीचे हो जाते हैं, तो ऐसा होता है। हाँ, इस तरीके से, तो इसीलिए बनाया जाता है, सारा कॉन्सेप्ट है पूरा। ठीक, तो ये पूरा फ्रिक्शन का पार्ट था, और फ्रिक्शन के पार्ट में यहीं पर तक था। और अब अपन लोग कुछ जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी अपना ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ स्लैब ऑफ मास 4 kg इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्लैब एंड द सरफेस। तो इसको, इस न्यूमेरिकल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ज़रा हम लोग को उसके बारे में बात करनी है। तो ये देखिए आपके सामने न्यूमेरिकल है इस तरीके से। ठीक, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें देखिए तो मास दिया है, 4 kg मास दिया है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है म्यू एस 0.4 दिया है। पूछ क्या रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस पूछ रहा है। ठीक है, जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैसे लगाएंगे इसको, तो आपको मालूम है कि जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है एफ एस बराबर म्यू एस आर। ठीक, म्यू एस और आर की जगह क्या होता है एम जी, तो एफ एस बराबर कितना आ गया, म्यू एस एम जी। तो म्यू एस कितना दिया है 0.4, और एम की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 10, तो 16 आ गया। तो जो 16 न्यूटन का जो है फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर काम करेगा। तो देखिए भाई ये आ गया आंसर, 16 न्यूटन का आंसर आपके पास आ गया। फिर इसी प्रकार जो है सेकंड नंबर देखिए आप, सेकंड नंबर में कह रहा फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज जस्ट एबल टू मूव अ ब्लॉक ऑफ मास 20 kg ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन। तो क्या क्या दिया है, एफ दिया है 98 न्यूटन। ठीक, एफ के 98 न्यूटन दिया, मास दिया है 20 kg, तो मास कितना दे दिया उसने 20 kg, और मास के बाद इसने जी भी दे दिया है कितना 9.8, देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फार्मूला लगाएंगे हम लोग म्यू एस आर। ठीक है, तो म्यू एस इसको लग देंगे एम जी। ठीक है, एफ इक्वल टू कितना आ गया, म्यू एस एम जी आ गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, हमको निकालना क्या है, म्यू एस निकालने का है, तो एफ अपॉन कितना आ जाएगा एम जी। ठीक, और अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ की वैल्यू 98 और एम की वैल्यू 9.8 दी है, और एम की वैल्यू 20 दी है, जी की वैल्यू 9.8 दी है। ये काट दो, 98 से 98 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 0.5 आ गए। तो जो म्यू एस की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 0.5 आ गई। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद जैसे एक थर्ड क्वेश्चन है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है आ बॉडी रोल्ड ऑन अ सरफेस विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
और इसके बाद कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। एस दिया है 50 मीटर, चलने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, रुक गया ना, रेस्ट पे आ गया। ठीक है, तो इसमें कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसमें जो है म्यू एस की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, जी कह रहा है आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। अब देखो ये आ गया, तो जो जो दिया था हमने वो वैल्यू लिख ली। यू लिख ली 10 मीटर पर सेकंड, एस 50 मीटर, वी 0, म्यू एस पता नहीं है, जी 10 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर ये आपके पास एक आ गया। तो अभी हमें को क्या सबसे पहले क्या निकालना है, अपन को मास निकालना पड़ेगा। फार्मूला कैसे लगाएंगे भाई, एफ बराबर क्या होता है, म्यू एस आर होता है। ठीक है, तो म्यू एस और आर की जगह कितना हो गया, एम जी हो गया। तो एफ अभी अपने को नहीं पता, ठीक है ना, और जब तक एफ नहीं पता चलेगा तब तक निकल नहीं पाए, क्योंकि म्यू एस बराबर कितना आएगा, जो है एफ अपॉन कितना आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर एम जी आ जाएगा, तो एफ की जगह एम ए हो जाता है। ठीक है, तो एम ए अपॉन कितना हो गया, एम जी, तो एम से एम कट गया, यानी कि ए के अपॉन कितना आ गया। अब ए तो पता नहीं है, ए कैसे निकलेगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो फार्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। v 0 है, u का पता नहीं है, u दिया है सॉरी 10 प्लस a निकालना है, और t दिया है क्या, नहीं दिया है। चलो ये फार्मूला नहीं लगेगा, हमारा फार्मूला अपन लगाएंगे हम लोग v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाला, क्योंकि s दिया है ना। ठीक है, तो ये वाला यूज करो। तो 0 बराबर, क्योंकि v 0 है, यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। तो अगर हम लोग a की वैल्यू की बात करेंगे तो माइनस का यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, 2a। तो यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, u 10 इंटू 10 माइनस का, और 2 एक्सेलेरेशन कितना आ गया, कितना दिया, ये दिया है कहीं, ये सॉरी नहीं, तो ये s आएगा ना, 2s माइनस का यू स्क्वायर अपॉन 2s। तो s कितना है, 50 मीटर, ये कट गया, समझे, 5 2 जा, ये कट गया, तो ये बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, माइनस का रिटार्डेशन हो रहा है ना, रुक रही है ना, स्पीड कम नहीं हो रही है। तो बस अब इसके बाद अपन को क्या करना होगा, हम लोग को पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1, ये क्वेश्चन लिख रहे हैं 1, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1। अब मैग्नीट्यूड लेते तो माइनस छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो म्यू एस बराबर कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, और जी की वैल्यू कितनी दी है 10, तो 0.1 हो गया, 0.1 बस। यूनिट थोड़ी होती है इसमें, हाँ, एफ बराबर म्यू एस आर होता है ना, न्यूटन कैंसिल हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये इंटरेस्टिंग से ऐसे बहुत सारे और भी अपने पास आपके पास क्वेश्चन हैं, तो बाकी सारे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कोशिश करें, सॉल्व कर लेंगे, और देन फिर अभी और न्यूमेरिकल बाद में हम बताते चलेंगे। अब जो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग को जो पढ़ना है वो हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।